नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड ऑथर ऑफ Amazon bestseller book Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge book and co-founder of देवदीति फाउंडेशन। देवदीति फाउंडेशन एक ऐसी संस्था है जो सोशियो कल्चरल है और विमेन के लिए काम करती है। हम ह्यूमैनिटेरियन बैंक एक्टिविटीज भी करते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिससे हम लेडीज को ओपन कर सकें और उनका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने में सहायक हो। तो ये हमारी मुहिम चल रही है ये लॉकडाउन के दौरान, और अब जब लॉकडाउन खुल रहा है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज आज का सेशन 59 सेशन है और एक बहुत ही उम्दा और बहुत ही एक्टिव लेडी को हम लेके आ रहे हैं जो वैल्यू ऐड करेंगी। परंतु उससे पहले मैं ऐसी एक शख्स को बुलाना चाहती हूँ जो डे 1 से जुड़ी हुई है, हमारी ही अपनी है आशिमा जिंदल, और जिन्होंने कोई भी सेशन नहीं छोड़ा, जैसे मर्जी परिस्थिति रही हो उनके अपने घर में या माहौल में। और आशिमा बहुत एक्टिव भी रही हैं और आशिमा ने बहुत कुछ क्वेश्चंस भी करे हैं सेशंस के दौरान। आशिमा की एक बात है जो मैं भूल नहीं पाती, वो शेयर कर रही हूँ। आशिमा कहती हैं कि जब मैंने देवदीति ज्वाइन करा तो मुझे लग रहा था कि क्या मेरा ये सही डिसीजन था, परंतु सपना जी, जब से देवदीति ने ये ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करी है, मैं समझ गई कि मैं सही जगह पे हूँ। तो अब मैं आशिमा को इनवाइट कर रही हूँ। आशिमा। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभी कुछ समय पहले ही देवदीति से जुड़ी हूँ और मुझे लगता है जैसे सपना जी ने कहा कि मेरा एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरी लाइफ का। तो जैसे देवदीति फाउंडेशन ने मुझे मेरी पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत हेल्प करी, तो इसका क्रेडिट मैं देना चाहूंगी सपना जी की ऑनलाइन सीरीज को, जो ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज है उसको, क्योंकि उन्होंने पूरे जो भी सेशंस किए उसमें उन्होंने मुझे बताया चेंज योरसेल्फ नॉट अदर्स, और एक उन्होंने बताया लर्न एवरी डे यू शुड लर्न वन थिंग न्यू। और जो मैं आज मेरा यही मोटिव होता है सुबह उठते कि आज मुझे कुछ नया सीखना है। इसके अलावा इस सारी डेवलपमेंट के कारण मैं कई बार मेरी बड़ी कठिन परिस्थितियां भी होती हैं, लेकिन मैं बैलेंस होते हुए उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम कर सकती हूँ। और ऐसे ही हमारी जो दूसरी को फाउंडर है वंदना जी, उनके बारे में जो स्माइलिंग फेस है उनका और उनका इनोवेटिव स्टाइल है बहुत अच्छा बोलने का। इसके अलावा मुझे वो दिन भी याद है जब मैं पहली बार वंदना जी से मिली, तो उन्होंने इतने प्यार से मुझे मिली कि मुझे लगा ही नहीं मैं उनसे पहली बार मिली हूँ। तो हमारी इस ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो है वर्षा गोयल, जो कि एक आस फाउंडेशन की फाउंडर तो है ही, लेकिन साथ में वो एक सोशल वर्कर भी हैं। और इसके अलावा आज वो हमें पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बहुत अच्छा टिप्स देंगी, और मुझे लगता है शायद पब्लिक स्पीकिंग के लिए मैंने उनसे ही इंस्पिरेशन ली। तो अब मैं ज्यादा समय ना लेती हुई मैं वर्षा जी की तरफ माइक देती हूँ। थैंक यू सपना जी एंड वर्षा जी। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वेब सेमिनार की शुरुआत करते हैं छोटी सी कहानी से। एक गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बन रहा था। एक पंडित जी रोज वहां घूमने जाते थे। वहां बहुत सारे मजदूर काम कर रहे थे। एक बार पंडित जी मजदूर के पास पहुंचे और उन्होंने उससे पूछा कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने बड़ा गुस्से में जवाब दिया कि दिखता नहीं, पत्थर तोड़ रहा हूँ। पंडित जी थोड़ा सा सकपका गए और पंडित जी फिर आगे चल दिए। आगे उन्होंने देखा कि एक मजदूर पत्थर तोड़ रहा है। वो जिज्ञासावश फिर उस के पास पहुंचे और उन्होंने पंडित जी को बोला। पंडित जी ने उस मजदूर से पूछा, भैया आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने बड़ा दुखी होते हुए, माथे से पसीना पोंछते हुए और कहा, अरे पंडित जी, पेट पालने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। पंडित जी आगे चल दिए। तभी पंडित जी को एक गाना गाने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि दूर एक मजदूर बड़ा गुनगुनाते हुए एक बड़ी सी स्माइल के साथ, जैसे हमारी सपना जी की प्यारी सी स्माइल है, ऐसी स्माइल के साथ पूरा जोर शोर से हंसते मुस्कुराते पत्थर तोड़ रहा है। पंडित जी लपक कर उसके पास पहुंचे और पंडित जी ने वही प्रश्न उस तीसरे मजदूर से भी किया कि भैया आप क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने बड़ा हंसते हुए जवाब दिया, पंडित जी आपको पता है हमारे यहाँ एक बड़ा मंदिर बन रहा है और उस मंदिर में 365 सीढ़ी बन रही है। मैं उन सीढ़ियों के लिए पत्थर तैयार कर रहा हूँ।
और आपको पता है जब ये सीढ़ियां बन के तैयार होंगी तो ये मंदिर एक लाजवाब मंदिर बन जाएगा। पंडित जी ने जब ये सुना तो उन्होंने उस मजदूर को ढेरों आशीर्वाद दिए। फ्रेंड्स, आप इस कहानी से समझ पाए कि एक प्रश्न, उसके 3 आंसर, तीनों का जवाब एक, लेकिन उनके कहने के भाव अलग अलग। जी हाँ, आर्ट ऑफ स्पीकिंग। लेकिन जब यही बातें बहुत से लोगों के सामने कही जाती है तो वो बन जाती है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फ्रेंड्स, मेरा नाम वर्षा है, मैं आस एनजीओ की फाउंडर प्रेसिडेंट और मैंने पिछले 15 सालों में बहुत सी वर्कशॉप्स कंडक्ट की, बहुत सीखा, बहुत सिखाया और बहुत से लोगों से मिली। मेरा एक पैशन है अच्छे वक्ताओं को सुनना। तो मैंने ये देखा कि सीखने सिखाने के सिलसिले में जो एक्सपीरियंस मैंने किए पब्लिक स्पीकिंग के बारे में, वही एक्सपीरियंस मैं आज आपसे साझा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि देवदीति फाउंडेशन की सभी मेंबर्स इतनी समझदार हैं कि उन्हें कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, उनसे सिर्फ मैं अपने अनुभव शेयर कर रही हूँ। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुभव आपकी जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं। आप सभी को याद होगा कि हमारी दादी नानी कभी भी इंची टेप लेके हमारे स्वेटर नहीं बनाती थी, वो दूर से हथेलियों के माप से बता देती थी कि इसको कितने फंदों का स्वेटर आएगा। कहीं ना कहीं वो जब सब्जी वाले से मोल भाव करती थी तो उन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी होती थी, लेकिन वो अपने एक्सपीरियंस से इतना मोल भाव करती थी कि अच्छे अच्छे अर्थशास्त्रियों के पसीने छूट जाए। तो मेरा ये मानना है कि अनुभव आपकी जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते हैं और पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा स्किल है जो आपको एक्सपीरियंस से बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। आज आप, मैं, हम सब अपने घर में बहुत बातें करते हैं, ढेरों बातें करते हैं, और हमारे घर वाले हमारी बातें बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं। अब हमारे पतियों की मजबूरी है कि कुछ वो इंटरेस्ट से सुनते हैं, कुछ मजबूरी से सुनते हैं, पर हमारी बातें सुनते हैं। तो आपने देखा होगा, और हम अपनी बातें अच्छे से बखूबी कह लेते हैं, चाहे वो हमारे भाई बहन हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे बड़े हो बूढ़े हो, किसी से भी हम बात करते हैं और वो बात हमारी अच्छे से समझ जाता है। लेकिन जब इन्हीं लोगों को कहा जाता है कि आप स्टेज पे बोलो, तो इनका एक पेट डायलॉग होता है, अरे नहीं, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे घबराहट होती है, मुझे पसीना आता है, मैं माइक हैंडल नहीं कर सकती, मैं इतने लोगों के सामने नहीं बोल सकती। ये क्या है? क्या वह अपनी बात नहीं कह सकते? वो कह सकते हैं अगर कुछ चीजों का ध्यान रखें, और वही चीजें, वही बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। पहली बात, जैसा मैंने बताया, पब्लिक स्पीकिंग क्या है। बहुत सी बातों को, बहुत से आइडियाज को, बहुत सी थॉट्स को, बहुत से तकनीक को एक खूबसूरती के साथ लोगों के सामने लाना पब्लिक स्पीकिंग है। अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग को 2 भागों में डिवाइड करती हूँ, एक क्या बोलें और दूसरा कैसे बोलें, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो सेकंड पार्ट है कैसे बोलें, उसका रोल पब्लिक स्पीकिंग में 55% है। 38% रोल आपकी वॉइस का और 7%, ओनली 7% रोल आपके कंटेंट्स का है। शायद आपके दिमाग में बाद में एक प्रश्न आए कि भाई जब कंटेंट्स का 7% रोल है तो फिर कंटेंट्स पे इतना जोर क्यों लगाना। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि वो 7% कंटेंट्स 100% के बराबर कैसे होते हैं। तो हम फर्स्ट बात करते हैं 55% यानी कि बॉडी लैंग्वेज। वर्षा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपके एंड से लैग आ रहा है। अगर आपके यहाँ से 2 डिवाइसेस पे आप लॉग्ड इन है, प्लीज एक को बंद कर दीजिए। आप बोल कुछ रही है, कुछ और आ रहा है। आप एक से ही लॉग्ड इन है? हाँ, एक पे ही है। तो शायद फिर बैंडविड्थ हो, चलो फिर कोई दिक्कत नहीं, शुड ठीक है, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट लैग आ रहा है। ओके, थैंक यू सपना। तो हम बात कर रहे थे बॉडी लैंग्वेज की। आज मुझे सृजना जी ने इनवाइट किया, सपना जी ने इनवाइट किया, और मैं बोलती हूँ अच्छा, पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी कला है, हमें सबको सीखनी चाहिए।
पब्लिक स्पीकिंग के ये टिप्स होते हैं, तो क्या आप में उसको सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बॉडी लैंग्वेज इसलिए अहम हिस्सा है कि जो शब्द आप बोल रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज उसके साथ मैच करनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहला पॉइंट आता है आपका पोस्चर, आपका खड़ा होने का तरीका, आपका स्टेज पे चलने का तरीका, स्टेज तक पहुंचने का तरीका। मैंने अक्सर देखा है कि जब स्पीकर का नाम अनाउंस किया जाता है, वो एकदम से हड़बड़ा के उठता है और कहीं उसका मोबाइल गिर जाता है, या लेडीज अधिकतर पर्स रखने के लिए जगह ढूंढ रही होती हैं, या वो अपना सामान पकड़ा रही होती हैं। तो मेरा यही एक कहना है कि जब भी आप ऑडिटोरियम में जाए, आपको स्पीच के लिए इनवाइट किया गया है, कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ भी आपको जाना है, वहां पे आप एक थोड़ा सा समय से पहले पहुंचे। वहां पर उसके बाद जब आपको पता हो कि आपकी बारी आने वाली है, थोड़ा डीप ब्रीथ करें, लंबी लंबी सांस लें, थोड़ा सा पानी पिए, और पहले ही अपने आसपास जगह देख लें कि अगर मुझे स्टेज पे जाना है तो मुझे अपना सामान कहाँ रखना है। उसके बाद एक आत्मविश्वास से भरी हुई चाल से आप स्टेज पे पहुंचे। भागते हुए स्टेज पे ना जाएं, या तेज चलते हुए कभी भी स्टेज पे ना जाएं, क्योंकि अगर आप तेज चलते हुए स्टेज पे जाते हैं तो जैसे ही आप माइक हाथ में लेते हैं तो आपकी सांसों की आवाज और सामने वाले को साफ पता लगता है कि आप हाँफ रहे हैं। तो कभी भी बहुत तेजी से चलते हुए स्टेज पे ना जाएं, और इतना आराम से भी स्टेज पे ना जाएं कि एंकर वहां ब्लैंक खड़ा हुआ है और वो आपकी वेट कर रहा है। तो एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास से भरी हुई चाल से चलते हुए आप स्टेज पे जाएं। आपके हाथ में अगर नोट्स हैं तो आप उसको पोडियम पे रखिए। अगर आपको पोडियम के पीछे से बोलना है तो आप पोडियम के पीछे से बोलिए। नहीं तो ज्यादा इंप्रेसिव ये होता है कि आप पोडियम की साइड पे आके बोलें या स्टेज के सेंटर पे आके बोलें। अगर आप स्टेज के सेंटर में आके बोलते हैं तो आप ऑडियंस पे ज्यादा इम्पैक्ट डाल पाते हैं। उसके बाद आपका खड़ा होना। अधिकतर कई बार लोग होता है कि बहुत अक्सर मेल बहुत पैरों को चौड़ा करके खड़े होते हैं, तो वो एकदम से ऐसा लगता है कि जैसे आप बहुत कैजुअल या बहुत दादा किस्म के स्टाइल से खड़े हैं, या आप पैरों को जोड़ के खड़ी होती हैं तो ऐसा लगता है कि आप जनगण मन गाने यहाँ नहीं आई हैं, या आपको पनिशमेंट नहीं मिली है कि मुझे कहा गया है कि मुझे स्पीच देनी है और मैं जी ऑर्डर के ऊपर स्पीच दे रही हूँ। तो आपकी जो पैर हैं वो उतने खुले होने चाहिए जितने आपके शोल्डर्स हैं। तो आपके पैरों और शोल्डर में इक्वल फासला होना चाहिए। उसके बाद आप चलते हुए कभी भी स्पीच ना दें। अक्सर मैंने देखा कि स्पीकर चलता हुआ स्टेज पे वो चलता है, चलते हुए जब वो स्पीच देता है तो वो ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से आई कांटेक्ट नहीं करता। तो कोशिश करिए स्टेज पे कम से कम मूवमेंट करें। कई बार स्पीकर जब खड़े होते हैं तो वो एक पैर पे जोर दे के खड़े होते हैं, वो आपकी नर्वसनेस को दर्शाता है। या कभी वो फीट पे ऐसे कभी ऐसे कर रहे होते हैं तो वो एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप घबरा रहे हैं, आपकी डांसिंग मूवमेंट हो रही है। तो कोशिश करिए कि जब आप स्टेज पर खड़े हो तो आपके कंधे झुके हुए ना हो, कंधे आपके एकदम खड़े हुए हो, स्मार्टली आप एकदम से खड़े हुए हो। आपका पोस्चर आपकी स्पीच में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका जेस्चर, यानी कि आपकी हाथों की मूवमेंट। जैसा मैंने कहा कि आपके हाथों में अगर नोट्स हैं, आप स्टेज पे चढ़े, आप पहले नोट्स को पोडियम पे रखिए, अपने हैंड्स को फ्री रखिए। अक्सर क्या होता है कि जब हम घबरा रहे होते हैं तो हमारी जैसे रिंग है तो हम उसको रिंग को अंदर बाहर कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा उनके हाथ में पेपर होते हैं तो आप उसको तोड़ मरोड़ रहे होते हो। पेन की कैप बार बार पोडियम पे ठग कर रहे होते हो, या जब आप पोडियम पे बोल रहे होते हो तो अक्सर हम पोडियम पे ऐसे झुक जाते हैं, तो ऐसे लगता है कि हमने अपना पूरा वेट पोडियम पे डाल दिया है। तो प्लीज पोडियम पे अपना वेट नहीं डालिए, और ना अपनी आर्म्स को ऐसे बहुत कैजुअल वे में आप अपनी बात को कह रहे हैं। हैंड्स को पीछे की तरफ मत ले जाइए। तो हैंड्स को आप जितना फ्री रखेंगे उतना आपकी स्पीच ज्यादा एक्सप्रेसिव बनेगी। कई बार क्या होता है कि 10-12 जो लोग होते हैं तो उसमें तो आप अपनी हैंड्स की मूवमेंट उतनी रख सकते हैं जितनी नेचुरल आप मेड से बात करते हुए अपने घर वालों से बात करते हुए रखते हैं। लेकिन ऑडियंस अगर ज्यादा है तो आप कोशिश करिए कि आपकी हैंड्स की मूवमेंट बहुत दूर तक अच्छे से उसको दिखा सके, क्योंकि अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग पे आपको मूर्ति रखनी है तो आपको बड़ी मूर्ति रखनी पड़ेगी जिससे नीचे से लोगों को नजर आए।
तो आपकी हैंड्स मूवमेंट सब मुझे लगता है कि थोड़ा सा वो आ रही है दिक्कत, तो आप थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए सब लोग अपना माइक। तो हैंड्स की जो मूवमेंट है, हैंड्स आप अपना जितना ज्यादा फ्री रखेंगे, जैसे कि कई बार मैंने देखा कि जिस हाथ में आपके माइक होता है, अधिकतर कई बार कोडलेस माइक हमारे हाथ में होता है, तो हम अगर ग्राफिक्स दिखा रहे हैं या हम कोई वीडियो दिखा रहे हैं या प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, तो हम उसी हाथ से उस तरफ दिखाते हैं, तो हमारी वॉइस लोगों तक नहीं पहुंच पाती। अगर आपके एक हाथ में माइक है तो दूसरे हाथ को आप फ्री रखिए और कोशिश ये करिए कि हैंड्स को फ्री रखिए। थर्ड जो हमारा बॉडी लैंग्वेज का अहम हिस्सा है, आई कांटेक्ट। जी हाँ, कोई आंखों आंखों में बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों में बात कर लेता है, कोई आंखों आंखों में मुलाकात कर लेता है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जनाब जवाब देना जब कोई खामोश आंखों से सवाल कर लेता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब इतनी ढेरों आंखें आपको देख रही होती हैं, तो उन सबसे आई कांटेक्ट करना और उसको अपनी स्पीच देना, अपनी बात वहां तक पहुंचाना एक बहुत मुश्किल काम है। आई कांटेक्ट अपनी बॉडी लैंग्वेज का सबसे अहम पार्ट है। अक्सर मैंने देखा है कि कई बार आगे की रो में आपके जाने वाले लोग बैठे होते हैं, जब आप स्टेज पे होते हो तो आप उन्हीं को देख के बात कर रहे होते हो, तो लोगों को लगता है कि अरे यार वो शायद उनको जानता है, इसीलिए वो उनसे इस बात उन्हीं को देख के बात कर रहे हैं। कई बार हम अपनी घबराहट को छुपाने के लिए किसी एक व्यक्ति पे इतना फोकस कर देते हैं कि ऐसा लगता है कि हम उसे घूर के देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आई कांटेक्ट में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, आई कांटेक्ट एक दिवाली गिफ्ट की तरह है, आप देते रहेंगे तो आपको मिलता रहेगा, आप नहीं देंगे तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि जब 10-12 लोग होते हैं, हो सकता है आपकी गैदरिंग 10-12 लोगों की हो, 15-20 की हो, आप इजीली सबके साथ आई कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन गैदरिंग बड़ी होती है, जब 500 लोगों की गैदरिंग है या 1000 लोगों की गैदरिंग है, तब हमें लगता है कि बड़ा मुश्किल है, इतने के साथ हम आई कांटेक्ट कैसे करेंगे। तो उसकी एक तकनीक है, आप उन ऑडियंस को 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए, राइट, सेंटर एंड लेफ्ट, और अगर बालकनी में बैठे हैं तो ऊपर। आप पहले राइट में देखिए, राइट में जो लोग आपको ऐसा लगता है कि आपको फ्रेंडली रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आप उनको देखते हुए बात करिए, तो राइट की ऑडियंस को लगेगा कि वो आप उनको देख रहे हैं। सेम चीज आप सेंटर में करिए, सेम चीज आप लेफ्ट में। इस तरीके से आप पूरी ऑडियंस को कवर कर सकते हैं। कवर करने के चक्कर में कई बार क्या होता है, आप बहुत जल्दी जल्दी आईज को घुमाते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए कि आप भरतनाट्यम नहीं कर रहे, आपको आई कांटेक्ट बहुत ध्यान से करना है। और ये सब बातें जो मैं बता रही हूँ, शायद आपको, मैंने कहा शुरुआत में बोला कि एक्सपीरियंस, जैसे जैसे आप अनुभव करते जाएंगे, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो आपको ये चीजें बहुत इजी लगेंगी। आपने आई कांटेक्ट कर लिया, आपका पोस्चर सही है, आपका जेस्चर सही है, आपने आई कांटेक्ट कर लिया। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आता है, वॉइस मॉड्यूलेशन। अगर किसी के घर में सितार होगा, किसी के घर में गिटार होगा, किसी के यहाँ हारमोनियम होगा, अगर उसमें एक ही धुन रोज बजे, तो मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत बोर हो जाएंगे उस एक धुन को सुनते सुनते। ऐसे ही जब हम स्पीच देते हैं या हम कहीं पे भी अपनी बात करते हैं, तो अगर हम बिल्कुल एक लय में बोलते जाएंगे, अच्छा हमें अब ऐसे करना चाहिए, हम ऐसे कर रहे हैं, मैं एक गांव में गया, वहां पे मुझे बहुत सारे लोग मिले, तो वो एक ऐसे लगेगा कि आप स्पीच नहीं दे रहे, आप एक गाना गा रहे हैं। तो स्पीच देते हुए वॉइस मॉड्यूलेशन का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप बोलते हैं, अगर आपकी स्पीच में इमोशंस हैं, अगर आपकी स्पीच में दुख है, तो आपके शब्दों से दुख झलकना चाहिए। अगर आपकी स्पीच में हास्य है, तो आपके बोलते हुए एक चेहरे पे स्माइल आनी चाहिए। अगर आप अपनी स्पीच में एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं, अगर मैंने आपको बोला आपको पता है, तो शायद आप एक्साइटेड नहीं होंगे, और इसी वर्ड को मैं ऐसे बोलती हूँ आपको पता है, तो आप एकदम एक्साइटेड होंगे। तो आपको शब्दों के अनुसार अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन को रखना है। एक्साइटेड होना है, तो आप शब्दों से, आपकी वॉइस से दर्शाना चाहिए कि आप एक्साइटेड हैं। आपको अगर दुखी होना है, आपने अक्सर भागवत सुनी होगी,
बहुत लोगों ने भागवत जब सुनते हैं तो आप देखेंगे जो वक्ता होता है, जब वो कृष्णा की रासलीला है, जब वो यशोदा वाला पाठ सुना रहा होता है तो उसके शब्दों में एक ममता झलकता है। और जब वो रुक्मणी, जब वो राधा का विरह सुना रहे होते हैं तो उनके शब्दों से एक दुख झलकता है और उनकी आंखों में एक आंसू आते हैं, उससे लोग अटैच आते हैं कि हाँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही आप तो आप आवाज के साथ कैसे खेल, मैं खेल ही कहती हूँ। 5th पॉइंट आता है वॉल्यूम, कि आपकी आवाज की कितनी लो कितनी हाई होनी चाहिए। हम सभी अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से परिचित हैं और सभी जानते हैं कि वो एक बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन प्रधानमंत्री थे और शायद एक ईमानदार, बहुत हाईली एजुकेटेड प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब भी वो माइक पे आते थे, जब भी वो टीवी पे आते थे, जब भी वो बोलते थे तो वो कहीं इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाते थे। क्यों? उनकी आवाज इतनी धीमी होती थी कि लगता था वो जैसे अपने आप से ही बात कर रहे हैं। वो इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बोल जाते थे लेकिन उसका इम्पैक्ट लोगों पे नहीं पड़ता था। बाद में मीडिया से पता लगता था कि भाई यस, ये योजना लागू हुई है, ऐसे हुआ है, वैसे हुआ। और दूसरी तरफ हमारे एक न्यूज चैनल पे एक एंकर है जो आप सभी, अगर मैं बोलूंगी तो आप तुरंत उनका नाम ले देंगे। वो इतनी जोर जोर की चिल्लाते हैं, इतनी जोर जोर की चिल्लाते हैं कि कानों में लगता है, ऐसे लगता है कि ये डिबेट नहीं है, ये एक शोर है। तो हम सभी को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि कई बार हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के चक्कर में चिल्लाने लगते हैं और कई बारी घबराहट कहें या बहुत ज्यादा विनम्र होने के चक्कर में हम बहुत स्लो बोलते हैं, जो बात सिर्फ हमारे तक रह जाती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपकी आवाज का वॉल्यूम कितना होना चाहिए कि लोगों के पास आपकी बात बहुत आराम से और सहज रूप से अच्छे तरीके से पहुंच सके। इसमें एक जो आता है, एक बार ऑडियंस बहुत ज्यादा होती है तो आपको लगता है कि पीछे वाला व्यक्ति मेरी बात नहीं सुन पा रहा, तो उसमें अगर आपका माइक है आपके पास तो आपको बहुत इजी है कि माइक से आपकी बात उसके तक पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आपके पास माइक नहीं है तो आप ये ट्राई कर सकते हैं कि आप पीछे वाले व्यक्ति को से पूछिए कि क्या उसके पास आपकी आवाज पहुंच रही है। अगर वो कहता है कि यस, मेरे पास आपकी आवाज पहुंच रही है, तो वहां पे आप अपना वॉल्यूम सेट कर दें कि उतने वॉल्यूम पे आप अपनी स्पीच को दे सकते हैं। इस जो नेक्स्ट पॉइंट है कि हाँ, क्लोथ्स और ड्रेसिंग आपकी स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा, जिसे अक्सर मैंने देखा कि लोग अवॉइड करते हैं। आज जब सपना जी को मैं देखती हूँ तो उनके बोलने से पहले ही मैं उनसे इम्प्रेस हो जाती हूँ। क्यों? उनकी बड़ी सी बिंदी से, उनकी कॉटन की साड़ी, बॉर्डर वाली साड़ी, एकदम मेरे को लगता है कि वाह, मैं किसी को सुनने जा रही हूँ। तो ऐसे ही, और मैं देवदीति फाउंडेशन को बधाई देती हूँ कि उन्होंने साड़ी को इतना प्रमोट कर रहे हैं वो लोग। तो मैंने ये देखा कि क्लोथिंग, आपकी ड्रेसिंग, आपके कुछ कहने से पहले ही लोगों तक आपकी बात कह देती है। कहते हैं कि क्लोथ्स खाली आपको कवर ही नहीं करते, वो आपकी इमेज भी बनाते हैं, वो आपकी बात लोगों तक पहुंचाते हैं। आपने कौन सा कलर पहना हुआ है, आपने क्या पहना हुआ है। अभी मैं, क्योंकि मर्यादा होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, मैं कुछ काउंसलर्स हैं जिनको मैं, अधिकतर नेताओं को कई बार मैंने भाषण देना सिखाया है। मैंने कुछ लेडी काउंसलर्स को देखा कि जब वो अपने पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे भी जब स्पीच दे रही होती थी तो वो शिफॉन की साड़ी पहन रखी होती थी उन्होंने, और विदाउट स्लीव्स ब्लाउज और लो नेकअप ब्लाउज। मैं कोई पर्सनल किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहती, लेकिन मैं वहां देखती थी कि जब मैं ऑडियंस की भीड़ में होती थी तो लोग अक्सर उनकी स्पीच नहीं सुनते थे। लोगों का पूरा ध्यान ये होता था, देखो क्या पहना हुआ है, कितना डीप नेक है। तो मुझे लगता है कि हम, अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आपकी क्लोथिंग ऐसी होनी चाहिए कि ग्रेसफुल इमेज बने। आपको ये ध्यान रखना है कि आप कहाँ जा रहे हैं। अगर आप
राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, एनजीओ के प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, तो आप कॉटन की साड़ी कैरी कर सकते हैं, सिल्क की साड़ी कैरी कर सकते हैं, बॉर्डर वाली साड़ी कैरी कर सकते हैं। बात यहाँ पे ये नहीं है कि आप 1 लाख की साड़ी कैरी करें या आप 50,000 की करें, चाहे आपकी साड़ी 500 रुपीज की हो, लेकिन वो पूरी प्रेस की हुई हो, तरीके से आपने कैरी कर रखा हो, आपने अपने पल्लू को इस तरीके से पिन अप कर रखा हो कि वो गिरे ना। स्टेज पे अगर आप हैं और बार-बार आपकी साड़ी का पल्ला फिसल रहा है या आपके सूट का दुपट्टा फिसल रहा है, तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं छोड़ता और कहीं ना कहीं इस बारे में चर्चा होती है। तो मुझे लगता है कि आपकी ड्रेसिंग, आपकी क्लोथिंग, स्पीच का एक बहुत, आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा महत्व है। या आपकी कलर्स का चयन, कि आपको क्या कलर पहनना है जो लोगों के ऊपर एक ग्रेसफुल इम्पैक्ट छोड़े। उसके बाद आता है फुटवियर। आप कहेंगे कि फुटवियर का स्पीच से क्या लेना देना, तो इस पे मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बता रही हूँ कि कुछ समय पहले हमने एक सेमिनार कंडक्ट किया पिकी ऑडिटोरियम में। तो हमारी एक स्पीकर थी, तो उन्होंने बड़ी पेंसिल हिल पहनी हुई थी और साड़ी पहनी हुई थी, शिफॉन की साड़ी थी। और वो एकदम से, जैसे मैंने बताया कि उनका नाम अनाउंस हुआ, तो एकदम बड़ा दबा के एकदम स्टेज पे जब चढ़ी, तो उनकी साड़ी उनकी पेंसिल हिल में फंसी और वो एकदम से वहां पर गिर गई। बात ये नहीं है कि वो वहां पर गिर गई, एक ऐसी हास्यास्पद सिचुएशन पैदा हो गई क्योंकि उन्होंने साड़ी पहनी हुई थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो अस्त व्यस्त हो गई, पेंसिल हिल थी उनकी, हिल टूट गई, तो बड़ा मतलब एक सिचुएशन वहां पे अजीब सी हो गई। तो तब मुझे लगा कि हम स्टेज पे जाते हैं तो हमारे शूज या हमारी सैंडल्स, हमारी चप्पल कंफर्टेबल होनी चाहिए, क्योंकि आप जहाँ जा रहे हैं आपको पता नहीं है कि वहाँ पे कारपेट कैसा बिछा हुआ है। कई बार क्या होता है कि जो लकड़ी की स्टेजेस बनी होती हैं, तो मैंने देखा उसके बीच में एक गैप होता है, तो अक्सर हमारे पैर वहां पे फंस जाते हैं। तो प्लीज फ्रेंड्स, कंफर्टेबल फुटवियर पहन के जाएं, कंफर्टेबल क्लोथिंग पहन के जाएं। कई बार हमने बहुत टाइट ट्राउजर्स पहने हुए होते हैं, तो आप अक्सर इस तरीके से करते रहते हैं, या फिर बहुत डूबने वाला कपड़ा पहना हुआ है। तो अगर आप स्पीकर हैं तो कंफर्टेबल शूज अगर अपने रख के ले जा सकते हैं बैग में, कि आप वहां से अपने बदल लीजिए और उसके बाद आप, लेकिन स्टेज पे आप कंफर्टेबल शूज में जाइए। और उसके बाद स्माइल, आपके चेहरे एक बड़ी सी स्माइल, एक प्यारी सी स्माइल, जिसको देखते ही ऑडियंस एक बार को थकान अपनी भूल जाए या उसकी कोई भी प्रॉब्लम्स है वो सब भूल जाए और सिर्फ आपकी स्माइल पे ध्यान जाए। जैसे कि मैंने आप कहेंगे कि आप सपना जी स्माइल बहुत प्रभावित है, रियली मैं सपना जी की स्माइल से बहुत प्रभावित हूँ। जब स्माइल करती हूँ मुझे लगता है चलो यार सुन ही लो, ये तो क्या होता है मैं बिजी होती हूँ इधर उधर, पर फिर मुझे लगता है चलो कुछ प्यारी सी बात होगी, सुन ही लेते हैं। तो एक स्माइल आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप चेहरे पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए। लेकिन यहाँ पे भी एक खेल है कि स्माइल में मैं एक छोटी सी एक बहुत मजेदार बात बताती हूँ कि आज से 15-20 साल पहले मैं एक वर्कशॉप अटेंड कर रही थी, तो उन्होंने बताया कि आपको स्माइल रखनी है। हमारे यहाँ हरियाणा के एक व्यक्ति थे, तो उन्होंने स्माइल चेहरे पे रखनी शुरू कर दी। वो हमेशा हंसते रहते थे, कोई भी बात करते थे तो बहुत मुस्कुराते हुए, हंसते हुए सब कुछ। तो एक दिन वो क्लास में आए, तो उन्होंने बोला भाई आपकी स्माइल की वजह से तो मैं पिट गया। तो हमारे जो ट्रेनर थे उन्होंने पूछा क्यों, क्या बात हुई? तो उन्होंने बोला जी वो हमारे पड़ोस में मिस्टर शर्मा जी गुजर गए। शर्मा जी, मैं उनकी वाइफ से मिलने गया, उनको सांत्वना प्रकट करने गया, तो मैंने एक बड़ी सी स्माइल, कोई बात नहीं भाभी जी, ये तो होता रहता है। तो फ्रेंड्स प्लीज, आपको अपनी स्पीच के दौरान भी ये पता होना चाहिए आपको कहाँ स्माइल रखनी है, कहाँ नहीं। और लास्ट एक जो इम्पोर्टेंट बॉडी लैंग्वेज के बाद जो एक इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है, माइक हैंडल। आपको माइक हैंडल करना जरूर आना चाहिए। जब आप माइक पकड़ते हैं कोडलेस, अगर स्टैंडिंग माइक है तो आपको जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपके पास कोडलेस माइक है तो मैंने अक्सर देखा लोग उसको ऐसे पकड़ लेते हैं कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि आप माइक को छोड़ना नहीं चाहते। तो माइक को आप फिंगर और थंब के बीच में से पकड़ें, आपके लिप्स यहाँ होने चाहिए, आप कोशिशें करें। और अगर आपके पास समय है, आप समय से पहले पहुंच गए हैं ऑडिटोरियम में, तो आप पहले उसको चेक कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा है कि लोग स्टेज पे चढ़ जाते हैं और सबसे पहले उनकी स्पीच की शुरुआत कैसे होती है, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं, हेलो हेलो। तो स्टेज पे जाके आप अगर माइक चेक करते हैं तो वो बहुत बुरा लगता है।
आप पहले से अपने माइक को चेक करके रखें, माइक को हैंडल करें, माइक को बड़े प्यार से तरीके से पकड़ें, क्योंकि उसी के द्वारा आपकी बात लोगों तक जानी। तो माइक को बहुत प्यार से आप हैंडल करें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट कि कैसे करना है। अब बात आती है क्या करना है। जी हाँ, कंटेंट्स, जो कि आपकी स्पीच का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई वक्ता इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा बोलते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप उन्हें घंटों सुनते रहे। कई वक्ता तैयारी बहुत अच्छी करके आते हैं, लेकिन उनके शब्द इतने भारी भरकम होते हैं कि थोड़ी देर बाद आपको लगता है कि आपका हेडेक होने लगता है। तो कंटेंट्स के समय आपको पहला ध्यान जो आपका रखना है कि आपके शब्दों का चयन, जब आप अपनी स्पीच बोल रहे होते हैं तो आपके शब्द कैसे, आपके शब्द बहुत इजी होने चाहिए, सहज होने चाहिए, सरल होने चाहिए, नम्रता से भरे होने चाहिए। आपको अपनी ऑडियंस का पता होना चाहिए कि अब मान लीजिए आप एक हाउसवाइफ के ग्रुप को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा गूढ़ हिंदी बोल रहे हैं, नकारात्मकता, सकारात्मकता, चेतन, मानव चेतन, तो वो किसी को समझ में नहीं आएगा। हमारे एक बहुत अच्छे वक्ता है कांग्रेस के, शशि थरूर जी, बहुत ही अच्छे वक्ता है, लेकिन कई बार में इंग्लिश के शब्द इतने गूढ़ होते हैं, वो डिक्शनरी लेके देखने हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप अपने शब्दों का चयन अपनी स्पीच में करें तो बहुत सहज करें। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, और हम सभी को पता है कि स्वामी विवेकानंद के 5 शब्द, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को अमर बना दिया, और वो अगर देखे जाए तो वो बहुत सामान्य शब्द है। मेरे प्यारे अमेरिकन भाइयों और बहनों, और इन शब्दों ने स्वामी विवेकानंद को अमर बना दिया। अगर हम आप देखेंगे तो मुझे लगेगा इन शब्दों में है क्या। तो फ्रेंड्स, सहज, सरल, विनम्र शब्दों का चयन करें, अपनी ऑडियंस को समझते हुए अपने शब्दों का चयन करें। जहां आप जा रहे हैं आपको अपने ऑडियंस की जानकारी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये हाउस वाइफ्स का ग्रुप है, कि ये इंजीनियर्स का ग्रुप है, ये कॉलेज के बच्चों का ग्रुप है, या मैं स्कूल के छोटे बच्चों को संबोधित कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या मैं पेरेंट्स को संबोधित कर रहा हूँ। तो आपको शब्दों का चयन करने से पहले अपने ऑडियंस के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। दूसरा जो मैं आपको बताना चाहूंगी पॉइंट की स्पीच जब हम बनाते हैं तो मैंने ये देखा कि स्पीच के 3 पार्ट होते हैं। पहला, आप उसकी इंट्रोडक्शन, बीच में उसकी बॉडी, और थर्ड उसकी एंडिंग। जब भी आप अपनी स्पीच बनाएं तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि उसकी जो शुरुआत होती है वो आप किसी स्टोरी से करें, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। आप जब भी अपनी स्पीच की शुरुआत करें किसी स्टोरी से, किसी न्यूज़पेपर की हेडलाइन से, कोई टीवी की न्यूज से, या किसी कोटेशन से, या पोइट्री की किसी लाइन से, तो आप देखेंगे कि वो एक बहुत इम्पैक्ट छोड़ता है। जब आप या किसी रियल लाइफ इंसिडेंट से अपनी बात शुरू कर सकते हैं। जैसे कि मैं तो अभी आपके बीच में से एग्जांपल देती हूँ कि सपना जी ने जब आशिमा को इंट्रोड्यूस कराया तो उन्होंने कहा कि मैं आशिमा की वो बात कभी नहीं भूलूंगी, तो वो लोगों के दिलों पर भी छप गई। अब लोगों को भी आशिमा की वो बात याद हो गई। तो फ्रेंड्स, आप भी जब भी अपनी स्पीच में आते हैं तो उसकी शुरुआत आप किसी स्टोरी से, मुहावरे से, कोटेशन से, पोइट्री से करें, तो वो एक बहुत खूबसूरत इम्पैक्ट आपकी स्पीच में पड़े। उसके बाद आपका बीच की बॉडी, स्पीच की बॉडी। अब जैसा कि मैंने कहा, आपको अपनी ऑडियंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर इंजीनियर है तो आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स, कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्य आपके पास होने चाहिए। उसमें आपके कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट होने चाहिए, कुछ आप ऑडियंस के इंसिडेंट ले सकते हो, और आप आंकड़े, वही आंकड़े दें जिनमें आपको कॉन्फिडेंस हो कि वो आंकड़े बिल्कुल सही है। किसी से सुने हुए या किसी से पूछे हुए आंकड़े आप इस्तेमाल ना करें। आप बीच में पार्ट में वही बात बोलें जो आपको, जिस पे पूरा विश्वास हो। उसके बाद आता है स्पीच की एंडिंग। जब आप स्पीच की एंडिंग करते हैं तो स्पीच की एंडिंग आप ऑर्गेनाइजर्स का थैंक्स करते हुए, स्पॉन्सर्स का थैंक करते हुए, अपने चीफ गेस्ट का, अपने गेस्ट ऑफ ऑनर का, और साथ साथ आप अगर किसी शेरो शायरी की लाइन से, या किसी पोइट्री की लाइन से, या किसी कोटेशन से अपनी बात को समाप्त करते हैं तो वो एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट
लोगों के ऊपर छोड़ दिया। इसके बाद बात आती है प्रिपरेशन, कि आप अपनी स्पीच की जब प्रिपरेशन करते हैं, आपके पास शब्द भी आ गए, आपके पास कंटेंट्स भी आ गए, आप पता है कि स्पीच आप तैयार कैसे करें। तो इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि एक मैं छोटा सा पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि चर्चिल का नाम हम सभी जानते हैं। एक बार चर्चिल को किसी पत्रकार ने बोला कि सर आपको हमारे यहाँ स्पीच देने आना है। तो चर्चिल ने पूछा कितनी देर की? बोला सर जितना आपका मन हो उतनी देर आप बोलिए। तो चर्चिल ने बोला कि ठीक है, आप मुझे कभी भी बुला लीजिएगा। तो वो आदमी एकदम चक्का सा रह गया। थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सर अगर मुझे आपसे 1 घंटे की स्पीच दिलवानी हो तो चर्चिल ने बोला कि आप प्लीज 2-3 दिन का टाइम दीजिएगा। तो उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद उसने पूछा कि सर अगर मुझे आपसे 15 मिनट की स्पीच दिलवानी हो, तो चर्चिल ने बोला कि आपको मुझे 15 दिन पहले बताना पड़ेगा। अब उस व्यक्ति के अंदर एक जिज्ञासा जागे कि ऐसा क्या है कि जब मैं टाइम घटा रहा हूँ स्पीच का तो सर बहुत ज्यादा टाइम मांग रहे हैं। 2 घंटे के लिए तो उन्होंने कहा मुझे कभी भी बुला लो। तो उसने पूछा चर्चिल से कि सर अगर मेरे को 2 और 3 मिनट्स की आपसे स्पीच दिलवानी, तो चर्चिल ने कहा भाई अगर तुम्हें मेरे को 2 और 3 मिनट्स बुलवाना है तो प्लीज मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। जी हाँ, प्रिपरेशन। जब आपको जितने कम समय में आपको बोलना है उतनी ज्यादा तैयारी आपको करनी पड़ती है, क्योंकि 2 और 3 मिनट्स में सारे थॉट्स को पिरो के लोगों के सामने प्रेजेंट करना बहुत मुश्किल काम है। तो आप कभी ये सोचेगा कि अरे 2-3 मिनट्स की स्पीच है, मैं कभी भी जाऊंगी, कभी भी तैयार कर लूंगी। तो स्पीच जितनी शॉर्ट होती है उतनी ही आपको तैयारी ज्यादा करनी है। तो हमेशा प्रिपेयर करते हुए आगे बढ़े। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें से बहुत लोग हैं जो पहली बार बोलने जा रहे हैं, तो अपने अंदर एक डर होता है कि मैं बोल पाऊंगी नहीं बोल पाऊंगी, पता नहीं गलत ना हो जाए। तुमको मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि आप एक सफल वक्ता हैं और आप जो बोलने जा रहे हैं वो आप अच्छा ही बोलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बोलने से पहले आप लंबी ब्रीथ लें, आधा गिलास पानी पिए। पानी बहुत ज्यादा मत पीजिए, क्योंकि अगर आपको स्टेज पे ज्यादा देर रहना पड़ गया तो आप कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। तो कभी भी स्पीच देने से पहले बहुत ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। आप थोड़ा सा पानी पीजिए, पूरे कॉन्फिडेंस से आप स्टेज पे जाएं। कभी भी नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आपको अगर कोई निजी प्रॉब्लम भी है तो उसको नीचे ही छोड़कर जाए तब ऊपर जाए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है पॉइंट, इस स्पीच का पॉइंट अक्सर क्या होता है कि आपने बहुत सारे जब सेमिनार्स आपने अटेंड किए होंगे, आपने देखा होगा कि वक्ता बोलना तो कुछ और शुरू करता है और खत्म किसी और चीज से करता है। यानी कि बोला गया गुलाब का फूल और वो आ गए गोभी के फूल पे। एकदम से आप चालू करते हैं और अपने पॉइंट से भटक जाते हैं। तो आपको स्पीच पे अपने पॉइंट पे ही रहना है, जो आपको बोलना है आपको वही बोलना है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि बहुत टाइम पहले एक टीचर ने अपने स्टूडेंट्स को कहा कि कल मैं सबसे एक निबंध सुनूंगी। स्टूडेंट्स गए और उन्होंने उनका कहीं से जुगाड़, हमारे तो इंडिया में आपको पता ही है कि जुगाड़ पॉलिसी फेमस है, तो बच्चों ने जुगाड़ कर लिया भी किसी भी तरीके से पियोन को पटा के कि कल टीचर घोड़े पे निबंध सुनने वाली है। और वो अपना घोड़े पे निबंध रट गए। जब वो घोड़े पे निबंध रट के अपना क्लास में पहुंचे तो टीचर ने मूड बदल दिया और टीचर ने कहा जी फ्लैट के ऊपर बोलो। अब उस बच्चे ने क्या शुरू किया, बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, हमारे गांव में रोज बाढ़ आ जाती है, अक्सर बाढ़ आ जाती है, बाढ़ में मेरा गांव बह गया, मेरी झोपड़ी बह गई, मेरे बर्तन बह गए, मेरी गाय बह गई, मेरी भैंस बह गई, साथ में मेरा घोड़ा भी बह गया। घोड़े की 4 टांगे होती है, घोड़े की एक पूंछ होती है। तो फ्रेंड कहीं ना कहीं भटका शुरू हो गया और वो बाढ़ से बोलते बोलते घोड़े पे आ गए। तो आपको अगर आपके पास ज्यादा मसाला नहीं है तो आप अपनी स्पीच को चाहे कम शब्दों में खत्म करें, चाहे कम टाइम पे खत्म करें, लेकिन अपने पॉइंट से नहीं भटके। उसके बाद आप बात को बार बार ना दोहराएं, किसी भी बात को यू नो, आई नो, आप समझ रहे हैं, मेरा मतलब ये है, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है,
ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। आपको बार बार किसी भी बात को रिपीट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है कि बैकअप प्लान, कि अपने पास बैकअप प्लान हमेशा रखें। कई बार क्या होता है कि आप स्पीच याद करके गए और आप वहां भूल गए, तो आपके पास कोई एक्टिविटी इस तरीके की होनी चाहिए कि आप लोगों को उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकें। कुछ बातें ऐसी होनी चाहिए, कोई स्टोरी, कोई शेर व शायरी के लिए आप लोगों को इन्वॉल्व कर सकें। तो एक बैकअप प्लान अपने पास हमेशा तैयार रखें। जैसे कि एक बार अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब बल्ब का आविष्कार किया तो वो बार बार उन्हें हर जगह स्पीच देने जाना पड़ता था बल्ब के बारे में। तो वो बल्ब के बारे में बोलते बोलते परेशान हो गए। उनका ड्राइवर उनके साथ रहता था, तो उसे बहुत अच्छे से बल्ब के आविष्कार की सारी जानकारी याद हो गई। एक दिन अल्बर्ट आइंस्टाइन को ऐसी जगह बुलाया गया जहाँ पे उन्हें कोई पहचानता नहीं था। तो आइंस्टाइन अपने ड्राइवर को कहा, यार मैं बोलता बोलता थक गया, तो एक काम कर, मैं वहां कुर्सी पे पीछे बैठूंगा और तुम बल्ब के बारे में पूरी स्पीच दे देना। ड्राइवर महाशय तैयार हो गए। आइंस्टाइन अपना पीछे वहीं पर बैठ गए और ड्राइवर महाशय अपना शुरू हो गए, बल्ब ऐसे बनता है, बल्ब। अचानक किसी पत्रकार ने वहां उनसे एक प्रश्न पूछ लिया जो ड्राइवर को पता नहीं था। वो प्रश्न पहली बार पूछा गया। तो आप सोचते हैं कि उस ड्राइवर महाशय ने क्या किया? वो मानसिक रूप से इतना अवेयर था उस समय भी कि उसने तुरंत कहा, अरे इस प्रश्न का जवाब क्या? इस प्रश्न का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है, अभी मैं पीछे से बुलाता हूँ। और उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन को बुलाया और उस प्रश्न का आंसर दे दिया। तो हमेशा स्पीच देते हुए मानसिक रूप से सतर्क रहिए, अवेयर रहिए, अपना बैकअप प्लान तैयार रखिए। इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि गलती। अक्सर हम जब स्टेज पे होते हैं तो गलती कर जाते हैं। हम इंसान हैं और इंसान गलती करता है। तो अपनी गलती को आप कितनी खूबसूरती से या कितनी चतुराई से सबके सामने स्वीकार कर लेते हैं या सबके सामने छिपा लेते हैं। इसका मैं एक रियल इंसिडेंट आपको सुनाती हूँ कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में शिवानी दी का प्रोग्राम था, बीके शिवानी जिनको आप सभी जानते हैं, और मुझे उस प्रोग्राम को होस्ट करने का मौका मिला। जब मैं उस प्रोग्राम को होस्ट कर रही थी, मुझे शिवानी दीदी को इंट्रोड्यूस कराना था, तो उनका बहुत बड़ा बायोडेटा था, मैं सारा पढ़ के बता रही थी। उसमें कुछ शब्द बड़े मुश्किल थे जिनका उच्चारण मैं ठीक ढंग से नहीं कर पाई। तो मैंने पहली बार उच्चारण किया तो वो गलत हो गया, मैंने फिर एक बार ट्राई किया, फिर वो गलत हो गई। तो मैंने तुरंत बोला कि इन शब्दों का उच्चारण मैं ठीक ढंग से नहीं कर पा रही, और मुझे ऐसा लगता है कि शिवानी दी जब अपने बारे में बताएंगी और इन शब्दों को जब वो उच्चारित करेंगी तो उसकी महिमा और बढ़ जाएगी, वो और अच्छे लगेंगे उनके मुख से ये शब्द। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, जब वो प्रोग्राम खत्म हुआ तो आधे से ज्यादा लोगों ने मुझे इस बात की बधाई दी कि मैंने अपनी गलती को सब लोगों के सामने इतना सहज रूप से मान लिया। और बहुत से लोगों ने ये बात कही कि आज हमने भी ये बात सीखी कि अगर आप स्टेज पे गलती कर जाते हो तो उसको बहुत खूबसूरती के साथ लोगों के सामने स्वीकार कर लो। तो हमने जो जो पॉइंट्स आपको एक बार बताए हैं, मैं एक बार उसको रिपीट कर दूं कि पब्लिक स्पीकिंग को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कंटेंट्स। बॉडी लैंग्वेज में पहला पॉइंट हमारा आता है पोस्चर, फिर जेस्चर, थर्ड आई कांटेक्ट, फिर वॉइस मॉड्यूलेशन, उसके बाद वॉल्यूम, उसके बाद आपकी क्लोथिंग, उसके बाद फिर आपकी ड्रेसिंग, इसके बाद माइक हैंडलिंग। सेकंड, जब हम आते हैं कंटेंट्स पे, तो आपके शब्दों का चयन, आप एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं तो आपके शब्दों का चयन, आपका प्रिपरेशन टाइम में प्रिपेयर करते हैं, उसके बाद चीजों को बार बार रिपीट करना, आपका कॉन्फिडेंस। अच्छा, there is some I think she dropped. I think she dropped. Yeah, never mind. हम लोग वैसे भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए सेशन खोलने वाले थे, तो अब हम देखते हैं। सर्चना, आप अपने आप को म्यूट करके जरा वर्षा को लेने की कोशिश करिए। सर्चना, ठीक है। वन्ना दी, अच्छा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने अभी देखा, बहुत ही वैल्यूएबल सेशन हमें वर्षा जी ने दिया है, एंड शी इज एन अमेजिंग स्पीकर, यू नो। आपकी आवाज नहीं आ रही है वन्ना दी। कर रही हूँ।
मैंने हाँ अब हो गया। ओके, थैंक यू भाभी। आप कुछ बोल रहे थे पहले, यू कंटिन्यू देन आई ऐड ऑन टू इट। जैसे हम सबने देखा ये टेक्नोलॉजिकल टेक ग्लिचेस हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हम सब अपने अपने घरों में महफूज बैठे हुए हैं और इस दौरान ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम बात कर पा रहे हैं, परंतु टेक्नोलॉजी की अपनी चाल है भाई। जैसे कोरोना की अपनी चाल चल रही है, वैसे टेक्नोलॉजी की भी अपनी चाल चल रही है। तो हम सब क्विकली रिविजन कर लेते हैं। वर्षा ने बहुत सशक्त ढंग से ये सेशन लिया। जो आवाज क्लियर नहीं आ रही थी वो कुछ लैग था, जो नेटवर्क इश्यूज थे, है ना। तो वर्षा जी ने जो बताया था हम सम अप कर देंगे, वर्षा का हम दोबारा भी सेशन करा देंगे। बट व्हाट केम अक्रॉस टू मी वाज अ टोटल कॉन्फिडेंस ऑफ स्पीकिंग, कनेक्टिंग विद द व्यूअर, वर्किंग ऑन योर कंटेंट। और अगर हमसे गलती हो जाए तो हम गलती मान लें, मुस्कुरा के बात करें, माइक ढंग से पकड़ें, अच्छे तरीके से चल के जाएं, विनम्रता के साथ बात करें और सहज सरल और सीधे शब्द हो। हाँ जी वंदना दी। Sapna di, sorry I'm interrupting. Varsha is here. So yeah, she's here. तो प्लीज कॉल शायद इंटरनेट में सपना जी कुछ इंटरनेट में शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल होगी वर्षा। आप आपकी तरफ से बैंडविड्थ बहुत लो है, इनका कनेक्शन बहुत लो है। वर्षा वेलकम एंड I must applaud you for the amazing. Thank you. Brilliant. The way you conducted the session and इतने सहज और इतने सुंदर तरीके से। तो वैसे भी हम आपको इंटरप्ट करके फ्लोर सेशन पे खोलने वाले थे, क्योंकि मन कर रहा था आपको सुनते चले जाए, परंतु हर समय की अपनी मर्यादा होती है। बिल्कुल। So we'll open this floor to questions. वर्षा आ चुकी है, मैंने क्विकली सम अप करने की कोशिश करी थी, परंतु अब हम लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। वर्षा We have Bala Garg. हाँ जी, unmute her, Sajna, please. Yeah, Bala Garg. Balaji. Yeah, I'm there. Yeah. But Anji, you have some question? yeah, it was a very fantastic thing. No questions like this because I myself am a speaker in Inner Wheel. So thank you very much. Very nice session. और बहुत अच्छा आपने हमें कुछ बताया है कि आगे अगर हम कुछ इम्प्रूव करना चाहेंगे तो होगा। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू। नूतन पर आपकी रिकमेंडेशन थी और चैट पे भी सब लोगों के बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। in spite of the lag in people Yes. appreciated the session. हाँ जी सच। नूतन गोयल। नूतन जी। हाँ जी, बस मैं यही पूछना चाह रही थी, जैसे कि हम आजकल लॉकडाउन में घर के अंदर बैठते हैं, बेटा भी होता है, बहू भी होती है, हस्बैंड भी होते हैं, तो हमको तब उस तरह से थोड़ा बॉडी लैंग्वेज, आई कांटेक्ट किस तरह से किया जाए? जैसे कि मैं इसमें अभी नेक्स्ट पॉइंट है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए। देखिए हम घर में जो आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज यूज करते हैं वो हमें बिल्कुल अपनी सही लगती है, क्योंकि हमें बचपन से आदत है उस आई कांटेक्ट की या उस बॉडी लैंग्वेज की। लेकिन जब हम लोगों के सामने बोलते हैं तो आई कांटेक्ट या बॉडी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो जब भी आपको कभी स्पीच देनी है तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करिए हमेशा। 10 मिनट्स, 20 मिनट्स या 5 मिनट्स भी आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करेंगे तो कहते हैं ना कि मिरर बहुत सुंदर तरीके से आपको बताता है। और मुझे मिरर पे जब मेरे को अच्छा लगता है शेरो शायरी, तो एक कुछ लाइन बोलना चाहूंगी कि ताउम्र मैं ये गलती करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईने को साफ करता रहा। तो मुझे लगता है कि मिरर सबसे बेस्ट आपका ट्रेनर है और मिरर के सामने आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे बोलने की, आई कांटेक्ट की, बॉडी लैंग्वेज की, तो आप देखेगा कि आप बेस्ट स्पीच अपनी डिलीवर कर पाएंगे। परफेक्ट। सचना और लोग। Yeah, next we have one more question from Kanchan Khurana. हाँ जी ले लीजिए। Kanchan जी, please unmute yourself. Yeah. नमस्कार जी वर्षा जी, मन कर रहा था ये सेशन बंद ही ना हो, लेकिन वो आपका वाईफाई प्रॉब्लम था। अगर टॉपिक ही स्पीकर के ऊपर था कि स्पीकर को कैसे बोलना चाहिए, तो मेरी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप फोन बदल लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। बहुत अच्छा सेशन चल रहा था, क्योंकि देखिए मैं जो चीज आप हमें सिखा रहे हैं तो हमें बड़ा हर्ट हो रहा था कि हम नहीं सुन पा रहे आपको। टॉपिक नहीं, देखिए कैसे बोलना चाहिए, तो उसी टॉपिक पे जब आप बोल रहे हो और आपकी आवाज क्लियर नहीं थी तो मुझे बहुत हर्ट हो रहा था। आप फोन बदल लेते हैं, या तो एक दोबारा सेशन कर दो या फिर फोन बदलना चाहिए था।
आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने अभी खुद सिखाया कि अपनी गलती मान लेनी चाहिए, लेकिन हाँ। इंटरनेट में मेरी गलती नहीं थी बिल्कुल भी। तो यही पनिशमेंट है आपकी, आपको दोबारा देना पड़ेगा ये सेशन। बिल्कुल, और मुझे अच्छा लगेगा, कई पनिशमेंट अच्छी लगती हैं और ये हाँ। सजा मुझे बहुत अच्छी लगेगी। क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं तो अभी 1 घंटा और बढ़ाकर बोलती। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था सुनना। अगर 5 से 6 दोबारा हो सकता है तो आप दोबारा बोल दीजिए, हम सब सुन लेंगे दोबारा। ये तो सपना जी और आपकी देवदीदी डिसाइड करेगी, और मैं हमेशा हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप लोगों ने मुझे पूरा समय दिया, मुझे ध्यान से सुना, और यही हमारी ब्यूटी है। और ये एक पब्लिक स्पीकिंग का एक ये पार्ट है कि जितनी भी दिक्कत आए आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि कहते हैं ना कि ऊपर उठने में वक्त तो लगता है, चाहे सूरज भी क्यों ना हो वो भी धीरे धीरे उगता है। नदी तो बहती रहती है, नदी तो रास्ते ढूंढती है, लेकिन जो लोग बहुत बढ़िया। थैंक यू कंचन, थैंक यू आपके ऑब्जर्वेशन के लिए और उसके लिए। और आपकी मैं क्या तारीफ करूं, आपकी अल्फाज नहीं है। सजना, और किसी के क्वेश्चंस हैं? सजना? No, Sapna, we don't have any more questions, but we have lots and lots of comments in the chat box. Thank you, Varsha ji. Superb session, Thank you. excellent session. Thank you, Srijna ji. Thank you, Sapna ji. Thank you, Vanna ji. मैं कितने लाम लूं मुझे नहीं पता, बट ढेरों कमेंट्स हैं चैट बॉक्स के अंदर। लेकिन मैं सबसे ज्यादा थैंक्स आपका करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे इतना कंफर्ट कर दिया था कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं देवदीदी के परिवार के बाहर की हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने परिवार से ही बात कर रही हूँ। तो स्पेशल थैंक्स आपके लिए। आप हो नहीं वर्षा, आप तो बहुत पहले से सेशन से जुड़ गई थी ना जिस दिन से, और आप बहुत सेशंस लगातार अटेंड करती चली गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और शेयर करना चाहती हूँ वर्षा के बारे में। वर्षा बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे है, बहुत कुछ कर चुकी है और कर रही है अपनी लाइफ में। बीजेपी के लिए शायद प्रवक्ता भी है किसी चीज में। आप है ना वर्षा? आप स्पोक्स पर्सन है किसी चीज की, अभी भी है बीजेपी के लिए वर्षा? जाओ बेटी पढ़ाओ की। अच्छा, तो और आस फाउंडेशन और उन्होंने हाउस वाइफ्स अवार्ड भी इंस्टीट्यूट करे और बहुत कुछ कर चुकी हैं। इसके बावजूद छोटी सी सपना जी मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हूँ। मैं आने वाली बात पे, तो वर्षा इज अ मच एक्लेम्ड पर्सनालिटी, और इतनी अक्लेम पर्सनालिटी होते हुए और प्रोफेशनल स्पीकर जैसे आप लोग देख पा रही हैं, डायनामिक लेडी, और कहती हैं कि मैं देवदीदी से जुड़ना चाहती हूँ। तो ये देवदीदी का सौभाग्य है, ये शेयर करना चाहती थी। हाँ जी वन्ना दी। थैंक यू सपना जी, थैंक यू। सपना दी, एक क्वेश्चन है, डू वी हैव टाइम टू टेक दैट क्वेश्चन? यस वी डू। Okay, there's some speaker called Parveen Nagpal. Parveen Nagpal ji, please unmute yourself and speak. Yeah. Hello. Yes, we can hear you. Yes, ma'am. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है देवदीदी से जुड़ के। मैम वर्षा जी से एक क्वेश्चन है मेरा। बताइए। प्रवीण जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ जी प्रवीण जी। वर्षा जी जी, तो क्या होता है कि मैं एक अरोमा थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे सेशंस होते हैं, बट कई बार क्या होता है कि जब हम बोल रहे होते हैं ना स्टेज पे, तो समटाइम ये होता है कि आई कांटेक्ट तो कर रहे होते हैं पब्लिक से, बट वर्ड्स क्लियर नहीं हो पाते। तो क्या उसके लिए कोई रेगुलर बेसिस पे कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि जिससे मेरा साउंड जो है वो क्लियरली पहुंचेगा सब तक? Varsha, I think Varsha has frozen again. No, Varsha की end से problem है। वन्ना दी, तब तक This is a technical problem. Her bandwidth is very low, so every time she gets locked out. So वर्षा जी को तो आपने थैंक यू कर दिया, बट पूरे देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से मैं वर्षा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और आप सब लोगों को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने ये सेशन बहुत ध्यान से सुना। एंड आई होप आप लोग सेशन सुन के, इस बार इनको सुन के खुद भी एक अच्छे प्रवक्ता बनना चाहेंगे। तो आई होप टू सी यू मोर एंड मोर ऑफ यू टू प्रेजेंट आवर सेशंस एंड कम फॉरवर्ड। तो इस नोट पे, और कल का सेशन मत भूलिए, कल है हमारी अपनी सपना का सेशन। पुराणों, हमें क्यों पता होना चाहिए पुराणों में क्या है, पुराणों के विषय में। हमने सबने सुना है कि हमारे कल्चर बहुत रिच है,
तो हम कल बात करते हैं पुराण के बारे में अपने, तो और सपना के मुंह से जो पिछले 25-26 साल से वेद उपनिषद और पुराणों का अध्ययन कर रही हैं। तो सी यू ऑल एट 4 और देवदीदी फाउंडेशन की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स नाइस सेशन वर्षा एंड थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन परवीन नागपाल जी। पर आपको वर्षा का नंबर है चैट पे, आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, बात कर लीजिए। जी मैम। कि वंदना दी ने बताया हमारी संस्कृति से जुड़ना क्यों जरूरी है, हमें क्यों जानना जरूरी है, वेद में क्या है और उपनिषदों में क्या है, पुराणों में क्या है, और ये जान के हमारी आज की लाइफ पे क्या फर्क पड़ेगा, हमारे सेल्फ एस्टीम पे, हमारे कॉन्फिडेंस पे, हमारे जीवन जीने की शैली में क्या बदलाव आएगा। क्यों मैं समझूं, क्यों मैं जानूं कि वेदों में क्या है और पुराणों में क्या है। तो कल जुड़िएगा जरूर। पुराणों में क्या है, वेद और उपनिषद पे बात हो चुकी है, भगवद गीता पे पिछले हफ्ते बात हुई थी, बहुत ही सीधी सरल सिंपल भाषा में कि हमारे पुराण क्या हैं और क्यों जरूरी है हम जाने और ये धरोहर अपने नेक्स्ट जनरेशन को दें। तो इसी के साथ हम अपनी वाणी पे विराम देते हैं। कल मिलते हैं फिर 4 बजे। नमस्कार।